फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है क्या और क्यों कोऑपरेटिव अलायंस जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। समझ गए? तो इस बार इंडिया ही होस्ट किया है इसको, इस अलायंस को। तो बात समझो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसको भी बारीकी से देखना है, एक एक पॉइंट देखना है। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ये कब बना था? 1895 में ही बना था, यूके में, लंदन में, यानी कि 130 साल हो चुका है। समझ गए ना? 1895 को ही बना था लंदन, इंग्लैंड में। और ये फर्स्ट कोऑपरेटिव कांग्रेस है, फर्स्ट कोऑपरेटिव मीटिंग है। अभी तक वर्ल्ड में जो कोऑपरेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये। और कहाँ बना है? ये लंदन में बना है। सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एनजीओ है ये। और इसमें नहीं भी तो कम से कम तुम्हारा जो कोऑपरेटिव मेंबर्स कहोगे तो 100 करोड़ कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं इसके। तो सोचो कितना विशाल ऑर्गेनाइजेशन है ये। समझ गए? और कोऑपरेटिव मूवमेंट का ये कह सकते हो कि एपेक्स बॉडी है। जितना भी कंट्री में कोऑपरेटिव मूवमेंट चला है तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है ये, जो कि 130 साल पहले बना था। 306 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, और लगभग 105 कंट्री इसके हिस्सा है। तो बड़ी बात है ना, बहुत बड़ा बात है ये। समझ गए? 130 साल पहला हिस्ट्री है और इंडिया पहली बार इसको होस्ट किया है। अपने आप में खास बात हो जाएगा। जबकि रीजनल ऑफिस हमारा न्यू दिल्ली में 1960 में ही बना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी है। तो 1960 में ही बना था रीजनल ऑफिस। इंडिया में सोचो 130 साल बाद पहली बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ है। और थीम क्या था इस बार, यानी कि 2024 में जो हुआ, थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? कोऑपरेटिव बिल्ड्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कोऑपरेटिव क्या करता है? तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी लाता है सभी के लिए, समृद्धि लाता है सभी के लिए। ये थीम था इस बार का। हाँ, इस बार देखो कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड कहाँ? भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, जगह का नाम है। यहीं पे ये होस्ट किया गया। और प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 भी लॉन्च किया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हम पिछले साल सुन रहे थे ना, 1-2 साल पहले, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस करके, मिलेट्स करके, सुने थे ना? बिल्कुल, ये जो ईयर है 2024 कह सकते हो, 2025 क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। समझ गए? और इसके लिए एक पोस्टल स्टैम्प भी उन्होंने रिलीज किया है, जारी किया है प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री ने जोर शोर से हिस्सा लिया है इस प्रोग्राम में, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी चीज़ पे बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बहुत वो हो जाएगा, है ना, ब्रांड हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, मैं इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहता हूँ कि ये शुरू से बताया गया भारत के बारे में, और एक तरह से ये इतना सुंदर एडिटोरियल है कि कोऑपरेटिव के बारे में तुम ऐसे तक लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एक तो इंग्लैंड का हो गया शुरुआत का, 130 साल पहले जो हुआ था 1895 में। अब जहाँ तक सवाल है इंडिया में, तो इंडिया में कैसे बना है तुम्हारा कोऑपरेटिव सब? तो कोऑपरेटिव कोई नया चीज़ नहीं है भारत के लिए भी, ब्रिटिश के टाइम में ही बना था। जैसे सबसे पहला जो एक्ट बना था वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट था 1904 में। तो 1904 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। समझ गए? हाँ, बाद में ये समझा गया कि जो ये नहीं कि कोऑपरेटिव केवल क्रेडिट से ही संबंधित हो, लोन से, पैसा रुपया से ही संबंधित जरूरी नहीं है, वो दूसरे सेक्टर में भी हो सकता है। तो इस बात को समझा गया और 1912 में वो क्रेडिट वर्ड हटा दिया गया और एक्सपांड करके क्या बना दिया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912। देख रहे हो कैसे क्रेडिट वर्ड हटा है वहाँ से? इसलिए हटा कि कोऑपरेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जो ही नहीं खाली क्रेडिट तक ही सीमित रहे, वो दूसरे चीज़ में भी यूज़ हो सकता है। बात समझ गए? 1914 में देखो मैकलगन कमेटी के रिकमेंडेशन के वजह से 3 टायर कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम भी बना। समझो, उसने रिकमेंडेशन दिया कि 3 टायर कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम बना सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें भी बच्चे लोग ये था कि प्रोविंसेस सब, स्टेट सब कोऑपरेटिव के लिए अपना लॉ बना सकता है। देख रहे हो कितना सुंदर इतिहास है कोऑपरेटिव्स का। इस तरह का चीज़ पढ़ने को मिल जाए तो बच्चा लोग का दिन ही बन जाए, है ना, कि कोऑपरेटिव इतना इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से एडिटोरियल्स में यदि कोऑपरेटिव के बारे में लिख दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि यूपीएससी वाले जो बच्चे लोग हैं, सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, उसका तो आधा रास्ता तो यहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सलूशन है। देखो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी प्रोविंसेस को एम्पावर्ड किया गया कि कोऑपरेटिव के लिए आप लॉ, यानी कि लॉ बना सकते हो कोऑपरेटिव्स के लिए। फलस्वरूप
क्या हुआ, बॉम्बे पहला राज्य है जिसने फर्स्ट लेजिस्लेशन पास किया था, पहला प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बॉम्बे। तो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 पहला कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन है जो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पास किया था, देख रहे हो ना। उसके बाद देखो 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया, क्योंकि जब कोऑपरेटिव बात करते हैं एक राज्य में कोऑपरेटिव है ना, अभी भी देखोगे तो बच्चे लोग अभी भी देखो तो एंट्री 44 तुम्हारा क्या है, स्टेट लिस्ट का कोऑपरेटिव आता है। मगर जब फिर हम सेंटर का बात करेंगे, एक ही कोऑपरेटिव मान लो कि 2 राज्य में है या 2 राज्य से अधिक राज्य में है, तो फिर वो यूनियन सब्जेक्ट हो जाएगा, इस सेंटर का सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वो एंट्री 32 में आ जाएगा। तो थोड़ा एंट्री पे काम कर लेना तुम लोग, एंट्री 44 और एंट्री 32। एंट्री 32 तुम्हारा उसके लिए, ठीक है, एंट्री 32 और एंट्री 44 दोनों ही क्या है, इन्वॉल्व है कोऑपरेटिव साथ, जाके तुम लोग चेक कर लोगे इंटरनेट सब में। यहाँ पे देखो तो 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, ठीक है। और देखो जब भारत आज़ाद हुआ तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बने हैं 1963 में, और उसके बाद 1982 में नाबार्ड भी बना, कि नाबार्ड भी वन फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव ही है, बात समझे ना, वो तुम्हारा रूरल डेवलपमेंट के लिए। होप सो समझ में आ रहा होगा। 1984 में पार्लियामेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, ताकि एक कोऑपरेटिव 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट में रहे तो भाई यूनियन का रहेगा वो कंट्रोल, तो उसके लिए 1984 में बनाया गया। और उसको फर्दर 2002 में भी, समझे ना, 2002 में भी उसमें कुछ एक पॉलिसी लाया गया। और अभी देखोगे तो मोदी जी 2023 में इस पे और भी चेंजेस लाए थे रिसेंटली। तो इन 1984 द पार्लियामेंट पास द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट टू स्टीम लॉज गवर्निंग कोऑपरेटिव अक्रॉस द स्टेट, समझ रहे हो ना। एंड फर्दर कंसोलिडेशन अकर्ड विद द इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक पॉलिसी भी लाए, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स इन 2002, इसके ऊपर पॉलिसी भी लाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव्स। हाँ, और देखो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी क्रिएट किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन किसके अंदर है, होम मिनिस्टर के अंदर है ये, अमित शाह जी। इसलिए पहला फिगर देखे होगे तो अमित शाह जी को मोदी जी कुछ दे रहे थे, वहाँ पे फिगर देखो जाके फर्स्ट में, इस एडिटोरियल का फर्स्ट फिगर देखोगे ना तो उसमें तुमको नजर आएगा कि अमित शाह जी को मोदी जी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, होम मिनिस्टर के अंदर ही आता है, इसलिए नहीं तो क्यों देंगे मोदी जी, समझ रहे हो ना। तो देयर इज अ रिलेशन ऑफ मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो, तो चलो ये हो गया। अब संविधान में चलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देखते हैं कि कोऑपरेटिव संबंधित क्या क्या चीज़ आया है। तो देखो ये सब चीज़ तुम्हारा पॉलिटी से संबंधित है। 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके वजह से संविधान में अलग से पार्ट 9B जोड़ा गया, और वो क्या चीज़ से संबंधित था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था। वो समझ में आ गया ना ये। हाँ, इसमें क्या बात है बच्चे लोग कि ये 97th अमेंडमेंट करके जो डाला गया, इसमें बात ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं सोसाइटी में, एससी के लिए, एसटी के लिए, वुमेन के लिए क्या क्या रिजर्वेशन होगा, कितना कितना रिजर्वेशन होगा। बट याद करो, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी को यूज करते हुए कहा कि जो स्टेट का कोऑपरेटिव है वहां पे सेंटर तय नहीं कर सकती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में ही सेंटर बोल सकती है कितना रिजर्वेशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, स्टेट का डोमेन टच नहीं कर सकती। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी को यूज करते हुए जो स्टेट का जो कोऑपरेटिव है उसको एज इट इज रहने दिया, और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है उसके ऊपर कहा कि आप जो भी लॉ लाए हो 2023 में वो लागू होगा। बात समझ गए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो वही बोला कि स्टेट के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है, स्टेट के लिए लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 में जो कहा कि ये पार्ट 9B जो लाए हो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा, क्योंकि स्टेट में पूरा अधिकार है कोऑपरेटिव किस तरह चले। जो भी एसटी को रिजर्वेशन देना है, जो भी एससी को रिजर्वेशन देना है, जो भी वुमेन को रिजर्वेशन देना है, कितने वहाँ पे डायरेक्टर्स होंगे इस सोसाइटी में, वो तुम्हारा केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही हो सकता है, यानी कि जो सेंटर के अंदर आता है, स्टेट के लिए नहीं हो सकता। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उसके साथ देखो थ्रू दिस अमेंडमेंट, यानी कि 97 अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल जोड़ा गया ना संविधान में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 6। अब क्या पढ़ोगे, पहले क्या पढ़ते थे कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यहीं तक पढ़ते थे पहले। अब क्या कर दिया गया, और लगा के कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकता है। देखो ये नया चीज डाला गया ना, तो 97th अमेंडमेंट करके और कोऑपरेटिव सोसाइटी वो वर्ड डाला गया। उससे पहले भी तुम्हारा ऑल सिटीजन हैव शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन पहले भी था,
उसमें एक वर्ड डाला गया कि और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये 97 करके ही डाला गया है। और 97 अमेंडमेंट को रास्ता दिखाने के लिए, समझ गए ना, ये लॉ लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन लाया गया 2021 में, समझ रहे हो ना। बट जब 2021 में जो एक्ट बनाया गया तो उसमें क्या था कि वो स्टेट डोमेन में भी चला गया सेंटर का लॉ। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2021 में कि जो सेंटर जो लॉ बना रही है, पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, वो केवल मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी तक ही रहेगा, वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं जा सकता। इसलिए फिर 2023 में मोदी जी ने फिर लॉ बनाया, समझ गए, ये सीक्वेंस रहा है। आगे देखो, इतना ही नहीं, आर्टिकल 43B भी जोड़ा गया है तुम्हारे डीपीएसपी के अंदर, जिसमें कहा गया है कि स्टेट का प्रयास होना चाहिए कि वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। तो ये कोऑपरेटिव का देखो हमारे संविधान में जो प्रोविजन है उसके बारे में लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे जो मैंने 2023 का बोला ना, देखो 2023 में जो अमेंड किया गया, जो पहले 1984 में बना था ना, 1984 में बना और उसके लिए 2002 में पॉलिसी भी आया, वो एक्ट को फिर से अमेंड करके फिर मोदी जी 2023 में लाए, क्योंकि 21 में भी लाए थे। तो 21 में जब लाए थे तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आप जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहीं तक आपका बात चलेगा, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट का है तो वो स्टेट डिसाइड करेगा, समझे ना, वो स्टेट डिसाइड करेगा, वो एंट्री 44 में आता है और आपका जो है वो एंट्री 32 है। तो एंट्री 32 है तो आपका केवल आप जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य में, वहीं तक आपका कंट्रोल होगा, स्टेट का नहीं होगा। तो इसलिए देखो अमेंड करके ये सब लाया कि नॉन वोटिंग शेयर्स। नॉन वोटिंग शेयर का मतलब ये है कि इससे क्या हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सब अपना और कैपिटल बढ़ा सकता है, रेज कर सकता है, नंबर 1। दूसरा देखो, रिहैबिलिटेशन फंड का बात है कि कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि सिक हो, बीमार हो, पैसा कम हो, तो उसको फिर से रिहैबिलिट किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और इस तरह का डेवलपमेंट फंड बनाए जा सकते हैं ताकि जो भी बीमार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो ठीक हो सके। ऑडिटिंग मैकेनिज्म का भी बात था यहाँ पे कि बेटर ऑडिटिंग मैकेनिज्म हो सके, प्रूडेंशियल नॉर्म्स आ सके ताकि डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तुम्हारा मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंटेन रहे, समझ गए ना। इलेक्शन अथॉरिटी भी बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि तुम्हारा कि फेयर और टाइमली इलेक्शन होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। इसमें बोला गया कि कोई भी ऑफेंडर है तो उसको बार करो, 3 साल तक के लिए उसको जगह मत दो। ग्रीवेंशियल रिड्रेसल मैकेनिज्म का ही बात है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशनल ऑफिसर होंगे जो एम्बर्समेंट की तरह काम करेंगे। और इंक्लूसिवनेस का ही बात है कि महिला भी होगी, शेड्यूल कास्ट भी होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स भी होंगे, समझ गए ना। हाँ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ही बात है उसके अंदर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है कि जो समझदार लोग सब होंगे, ठीक है, डायरेक्टर को अच्छा खासा ज्ञान होगा, ऐसे लोग रहेंगे, यानी कि जिसको एक्सपीरियंस है बैंकिंग मैनेजमेंट का, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का, ऐसे लोग एज ए डायरेक्टर के रूप में वहाँ पे काम करेंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कोई भी कोऑपरेटिव बनाना है तो लंबा आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, लंबा आपका डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं होगा, ईजी से बन जाएगा। तो ये सब चीज़ 2023 में मोदी जी लाए हैं और ये जो भी लाए हैं कहाँ पे अप्लाई होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में अप्लाई होगा, स्टेट में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ये कह दिया था कि आप जो भी 2021 में जो लॉ लाए हो, 21 में जो लॉ लाए हो वो आपका स्टेट में नहीं लग सकता। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी का यूज़ किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी का मतलब ये है कि कुछ पार्ट को नल एंड वॉइड कर देना और कुछ पार्ट को ओके कहना। दैट्स इट, कंप्लीटेड।